अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बाहर भी काम चल रहा था। तो हाँ, लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हिरन युद्धा का एपिसोड आज 2 आएंगे शाम तक, नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। और इसके बाकी स्टोरी पर भी वर्क स्टार्ट है। इसी मंथ में वीक तक इसको एंड करने की कोशिश रहेगी। इसमें बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, तो ये बहुत लंबी चलने वाली है। अभी पहले ही में कम एपिसोड थे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एपिसोड बन रहे हैं इसके, इस वजह से टाइम लग रहा है। 2 पार्ट आएंगे, 9 बजे तक दूसरा पार्ट आएगा। शिवम ने कई रिसोर्स स्टार्स पार किए पर उसे कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। 1 महीने बाद वह ब्लड जेड रिसोर्स स्टार पहुंचा। ये रिसोर्स स्टार ब्लड जेड नाम की बहुमूल्य खनिज संपदा पैदा करता था, जिसमें एक अद्भुत ऊर्जा होती थी जिसे साधक अपने शरीर में समाहित करके रक्त ऊर्जा और डिवाइन बॉडी की शक्ति बढ़ा सकते थे। इसकी कीमत बहुत अधिक थी और यह गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन के नियंत्रण में था, जो स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की 18 कॉस्मिक शक्तियों में से एक है। उसी समय ब्लड जेड रिसोर्स स्टार पर एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। काले चोगे पहने एक समूह ने ब्लड जेड स्टार को चारों ओर से घेर रखा था और गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन के लोगों से भयंकर मुकाबला कर रहा था। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल की एक युवा महिला जो 20-22 वर्ष की लग रही थी और नीले तलवारबाजी वस्त्र पहने थी, तलवार की मुद्रा साधे काले चोगाधारी दुश्मनों पर हमला कर रही थी। काले चोगे वाले लोगों में से एक ने उसकी तलवार कला को रक्तमय हथेली की शक्ति से रोक दिया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि कोमल, जो गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल की युवा प्रतिभाओं में से एक है, अभी भी उसके सामने बहुत कमजोर है क्योंकि वह डिवाइन किंग रूम की शक्ति रखता है। सौभाग्य से गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का एक और शक्तिशाली योद्धा आगे आकर कोमल पर आए उस विनाशकारी वार को रोकने में सफल रहा। काले चोगे वाले नेता ने आदेश दिया कि गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन को रोको और बाकी लोग ब्लड जेड को लूट लें। ये लोग ब्लैक ब्लड पैलेस के थे, जिन्हें स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप में सब पहचानते थे। ये लूटमार इस समय लगभग परंपरा बन चुकी थी क्योंकि रिसोर्स कवर्नेंस से पहले सभी शक्तियां एक दूसरे पर धावा बोलती थीं। जो शक्तिशाली होता वह दूसरों को लूटता, जो कमजोर होता उसे मार खानी पड़ती। अनकही परंपरा ये थी कि गॉड एम्परर रेल्म का कोई भी अस्तित्व इन लूटमारों में नहीं उतरता था, क्योंकि ऐसा होने पर ये छापामार लड़ाइयाँ सीधी कॉस्मिक लेवल युद्धों में बदल जाती। इस बार ब्लैक ब्लड पैलेस ने ब्लड जेड माइन लूटने के लिए कई शीर्ष योद्धा भेजे थे और गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन की सुरक्षा स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ चुकी थी। दुश्मन बहुत अधिक थे और ब्लड जेड स्टार की रक्षा पंक्ति लगभग टूट चुकी थी। ब्लैक ब्लड पैलेस के योद्धा बड़े पैमाने पर ब्लड जेड को लूट रहे थे, जबकि गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लोग बस बेबस होकर देखते रह गए। इसी अफरातफरी में शिवम की आंखों में चमक आई। उसने गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन की सहायता करने का निश्चय किया। वह हवा में कदम रखते हुए ब्लड जेड स्टार की ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने दोनों पक्षों का ध्यान खींचा, पर उसकी डिवाइन मोनार्क 5वीं स्तर की कल्टिवेशन देखकर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्लैक ब्लड पैलेस की ओर से एक क्वाजी एम्परर स्तर के योद्धा ने उसे तुरंत चेतावनी दी कि यहाँ से चला जाए, लेकिन शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि यह गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन का रिसोर्स स्टार है और इन काले चोगाधारियों को यहाँ क्या काम है। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लोग हैरान रह गए कि कोई अजनबी उनकी तरफ खड़ा हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शिवम की शक्ति बहुत कम है, इसलिए इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। ब्लैक ब्लड पैलेस के लोग भी उस पर हंस पड़े और उसे तुच्छ समझकर एक डिवाइन मोनार्क 7th लेवल योद्धा उसकी तरफ भेज दिया। काले चोगाधारी योद्धा ने रक्तधुंध छोड़कर शिवम को घेर लिया। ये धुंध अत्यंत संक्षारक थी। कोमल ने दूर से चेतावनी दी कि इस रक्तधुंध में फंसने पर शरीर गल जाता है और किसी के भी बचने की संभावना नहीं रहती, लेकिन शिवम बिल्कुल शांत रहा और रक्तधुंध के भीतर ही खड़ा रहा। ब्लैक ब्लड पैलेस का योद्धा हंसते हुए सोच रहा था कि शिवम कुछ ही क्षणों में एक कंकाल में बदल जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से डिवाइन मोनार्क 7th लेवल के लिए भी यह रक्तधुंध बेहद खतरनाक थी और शिवम तो सिर्फ 5वें स्तर पर था, उसके लिए मौत तय थी। ब्लड मिस्ट ने शिवम को पूरी तरह ढंक लिया और उसके भीतर से एक सिसकारी जैसी आवाज उठी, जैसे कोई तेज क्षरण शक्ति उसकी देह को गलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शिवम के शरीर पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसका एक बाल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। उसे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ। वह हल्की सी निराशा में बड़बड़ाया कि क्या बस इतनी ही शक्ति है।
वह तो सोच रहा था कि यह रक्त धुंध शायद उसकी क्षमता को उत्तेजित कर सकती है, उसकी पोटेंशियल को जागृत कर सकती है और उसकी कल्टिवेशन को और ऊपर धकेल सकती है, लेकिन इसमें तो वह ताकत थी ही नहीं। ये तो उसकी एक बाल को भी छू नहीं सकी। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि शिवम के शरीर का हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसके बाल भी, असंख्य कोशिकाओं से बने थे जिनमें इंस्क्रिप्शन फोर्स शामिल थी। ऐसी विनाशकारी धुंध भला उसे क्या नुकसान पहुंचा सकती थी। उसे ये सब बेहद उबाऊ लगने लगा और वह धीमे से बोला कि कितना नीरस है। इसके बाद शिवम ने एक कदम बढ़ाया और सीधे ब्लैक ब्लड पैलेस के उस 7-फोल्ड डिवाइन मोनार्क लड़ाके के सामने पहुंच गया। दुश्मन के चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि शिवम रक्तधुंध से बिल्कुल सुरक्षित निकल आया है, लेकिन शिवम उससे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी हथेली अचानक तलवार की तरह चमकी और एक तेज तलवार जई ऊर्जा उसके हाथ से निकली। चमक की एक रेखा उभरी और अगला ही क्षण उस काले चोगे वाला योद्धा 2 हिस्सों में बंटकर गिर पड़ा। उसके मरते ही रक्तधुंध स्वयं ही गायब होने लगी। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शिवम डिवाइन मोनार्क का केवल 5वां स्तर रखते हुए भी डिवाइन मोनार्क 7th लेवल को यूं आसानी से मार देगा। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल की प्रतिभाशाली योद्धा कोमल जैसे लोग डिवाइन रेल्म में एक स्तर ऊपर लड़ने की क्षमता रखती थीं, लेकिन 2 स्तर पार करना उनके बस की बात नहीं थी। फिर शिवम ने ये कैसे कर दिया? ब्लैक ब्लड पैलेस के एक क्वासी एम्परर ने तुरंत चिल्लाकर अन्य योद्धाओं को चेतावनी दी कि यह लड़का किसी खजाने की मदद से रक्तधुंध के क्षरण को रोक रहा है, इसलिए उससे सीधे शक्ति के हमलों से ही निपटना चाहिए। उसके अनुसार अभी वाले लड़ाके की मौत उसकी बेध्यानी का नतीजा थी, लेकिन वह बिल्कुल निश्चित था कि यदि वे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो शिवम बच नहीं पाएगा। उसने सोचा कि शिवम केवल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए ये सब बच्चों जैसा छलावा था और उसे इस बात पर हंसी आ रही थी कि शिवम समझता है कि वे इतने आसानी से डर जाएंगे। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। ये तो फिर से एक झटके में समाप्त कर देने वाला दृश्य था। शिवम अब इतने शक्तिशाली हो चुका था कि क्वासी एम्परर को भी आसानी से मार सकता था, तो डिवाइन मोनार्क 7th लेवल और 8th लेवल उसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे थे। ब्लैक ब्लड पैलेस का वह क्वासी एम्परर जो अभी तक आत्मविश्वास से भरा था, अब पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसके भीतर अचानक भारी गुस्सा और अपमान की आग जल उठी। शिवम ने उसे खुलेआम बिना किसी संकोच के सबके सामने अपमानित कर दिया था। उसे लगा जैसे उसका चेहरा सूजकर सुअ जैसा हो गया है। वह फट पड़ा और चिल्लाया कि उनके ब्लैक ब्लड पैलेस के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई। शिवम अब निश्चित रूप से मौत मांग रहा है। वह खुद आगे बढ़ा और एक भयानक रक्त प्रकाश में बदलकर शिवम की ओर लपका। एक रक्तधार जैसी भयावह ब्लड लाइट शिवम पर गिरी। एक क्वासी एम्परर का हमला कितना भयंकर होता है ये किसी से छिपा नहीं था। कोमल ने डर से चीखकर शिवम को पीछे हटने को कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इतना शक्तिशाली युवक यूं मर जाए। लेकिन शिवम का चेहरा बिल्कुल शांत था, यहाँ तक कि उस शांति में हल्की सी अवमानना भी थी। शिवम मन ही मन सोच रहा था कि अब तक जिन बिंग यूएटेन क्लैन, स्काई लोकस्ट क्लैन और विंग क्लैन के क्वासी एम्परर से वह भिड़ चुका है, उनकी शक्ति इस ब्लैक ब्लड पैलेस के क्वासी एम्परर से कहीं ऊपर थी। उसकी नज़र में यह हमला अत्यंत साधारण था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि लगता है अब केवल एम्परर लेवल का दबाव ही उसके भीतर संभावनाएं जगाने लायक है। इतना कहकर उसने एक साधारण सा दिखने वाला मुक्का मारा। उसके मुक्का लगते ही रक्तधार जैसी ब्लेड लाइट पलक झपकते टूट गई और शिवम की मुट्ठी सीधा उस क्वासी एम्परर के शरीर में जा धंसी। अगले ही क्षण वह क्वासी एम्परर बिना एक कराह निकाले विस्फोटित हो गया, देह भी समाप्त और आत्मा भी नष्ट। पूरा क्षेत्र एक पल में मौत जितना शांत हो गया। सबके मुंह खुले रह गए। डिवाइन मोनार्क का 5वां स्तर रखते हुए शिवम ने एक क्वासी एम्परर को एक ही मुक्के में मार दिया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद वे भ्रम में हैं, लेकिन नहीं, शिवम सचमुच डिवाइन मोनार्क 5वां स्तर ही था, कोई छुपी कल्टिवेशन नहीं थी। ऐसी प्रतिभा, ऐसा राक्षसी स्तर, ये तो कल्पना से परे था। शिवम ने ठंडी आवाज में आदेश दिया कि जो भी मरना नहीं चाहता वह तुरंत यहाँ से चला जाए। ब्लैक ब्लड पैलेस के लोग अभी भी उसे धमका रहे थे कि उनके पैलेस से दुश्मनी करके वह भारी बदला झेलेगा, लेकिन शिवम की आंखें और ठंडी हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक ऐसा कदम जिसने हवा को हिंसक तूफान में बदल दिया। ऊर्जा की उफनती लहर आगे बढ़ी और देखते ही देखते सैकड़ों ब्लैक ब्लड पैलेस योद्धाओं को अपने भीतर निगल लिया। उनकी चीखें उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। न कोई शरीर बचा, न कोई सांस। जो डिवाइन मोनार्क 7-फोल्ड, 8-फोल्ड और यहाँ तक कि क्वासी एम्परर थे, सभी पलक झपकते मारे गए।
अब तो ब्लैक ब्लड पैलेस के बचे हुए लोग डर के मारे कांप उठे। वे जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज भाग खड़े हुए। जो ब्लड जेड लूट रहे थे वे भी तुरत फुरत अपनी जान बचाकर भागे और पल भर में पूरा आकाश खाली हो गया। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लोग अभी भी स्तब्ध थे। उन्हें पीछा करना था लेकिन वे हिल तक नहीं पाए। काफी देर बाद वे होश में आए। कोमल उड़कर शिवम के पास पहुंची और गहरे सम्मान के साथ उसे धन्यवाद दिया। शिवम ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो उसका कर्तव्य था। उसके पूर्वजों का गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के साथ पुराना संबंध रहा है और जब वह यहाँ यात्रा करते हुए पहुंचा और यह सब देखा तो वह कैसे आंखें मूंद सकता था। ये सुनकर कोमल और गैलेक्सी के अन्य सब लोगों की आंखें चमक उठीं। वे ज्यादा शक भी नहीं कर सकते थे। शिवम इतनी अविश्वसनीय शक्ति रखता था कि उसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोमल उस समय और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और वह उन्हें कुछ बार घुमाकर मुस्कुराई। उसने कहा कि छोटी बहन कोमल है और बड़े भाई को क्या कहकर बुलाएं। शिवम ने शांत स्वर में कहा, शुभम। कोमल ने आनंद से सिर हिलाकर कहा कि तो ये शेफर्ड ब्रदर हुए। इस बार आपकी सहायता का बहुत बड़ा उपकार रहा। गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन इस अनुग्रह को हमेशा याद रखेगा। शेफर्ड ब्रदर यदि इच्छा रखें तो हमारे गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन में अवश्य पधारें ताकि हम कुछ और भी सेवा कर सकें। कोमल की बात सुनकर गैलेक्सी जेके के अन्य लोगों की आंखें भी चमक उठीं। वे समझ गए थे कि वह क्या चाहती है। रिसोर्स कवेनेंट निकट आने वाला था और उसमें रिसोर्स स्टार्स को पुनः वितरित किया जाना था। ऐसे समय में अच्छी जगहें केवल शक्ति के दम पर ही मिलती थीं। यही कारण था कि सभी 18 शक्तियां अपनी सबसे प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को चुनौतियों में भेजती थीं। इस युवा पीढ़ी में उनके अपने प्रतिभाशाली शिष्य भी शामिल होते और साथ ही वे बाहरी शक्तिशाली योद्धाओं को भी विदेशी सहायता के रूप में बुलाते। बाहरी सहायता जुटाना भी एक प्रकार की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता। शिवम जैसी शक्ति यदि किसी फैक्शन के साथ हो तो वह निश्चित रूप से एक अमूल्य बाहरी सहायता होता। कोमल चाहती थी कि पहले शिवम को गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल में लाया जाए और फिर अवसर देखकर उसे उनका फॉरेन एड बनने का निवेदन किया जाए। शिवम ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शांत भाव था लेकिन मन में प्रसन्नता थी। उसे गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल से कोई विशेष प्रेम नहीं था बल्कि वह इसलिए खुश था क्योंकि उसका उद्देश्य आधा पूरा हो चुका था। वह अपनी असाधारण शक्ति दिखाकर चाहता था कि गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन स्वयं उससे सहायता मांगे और जब ऐसा होगा तो वह अपनी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें आसानी से रख सकेगा। शिवम के हाँ कहने पर कोमल और गैलेक्सी जेके के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद वे ब्लड जेड रिसोर्स स्टार पर स्थित संरक्षक निवास वाले बड़े हॉल में पहुंचे। गैलेक्सी जेके के लोगों ने एक शानदार भोज का आयोजन किया और शिवम को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। भोज में सभी उसकी तरफ श्रद्धा और उत्साह से देखते रहे। डिवाइन मोनार्क 5वीं अवस्था में होते हुए क्वाजी एम्परर को पल भर में मार देना, ये तो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। उनकी नज़र में शिवम इस ब्रह्मांड के दुर्लभतम दानवस्तरीय प्रतिभाओं में से एक था। रात बीतने के बाद अगले दिन कोमल और शिवम गैलेक्सी जेके के मुख्यालय के लिए निकल पड़े। बाकी सदस्य उसी रिसोर्स स्टार की सुरक्षा हेतु वहीं रुके रहे। गैलेक्सी जेके का मुख्यालय गैलेक्सी जिंग था। अत्यंत विशाल, अत्यंत वैभवशाली। दूर अंतरिक्ष से भी उसकी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती थीं और वे पर्वत तलवारों की तरह बादलों को चीरते हुए ऊपर उठे हुए थे। ऐसा लगता था मानो अनगिनत प्राचीन तलवारें आकाश की ओर खड़ी हों। कोमल के मार्ग दिखाने पर वे बिना किसी बाधा के सबसे भव्य तलवारकार वाले पर्वत की चोटी तक पहुंचे। वहां एक विशाल महल बना था, गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का मूल केंद्र। वे बाहर स्थित बड़े चौक पर उतरे। कोमल ने कहा कि ब्रदर कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं ब्लड जेड स्टार की स्थिति की सूचना देने अंदर जा रही हूँ। शिवम ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। कुछ ही मिनटों में महल के भीतर से अनेक आकृतियां उड़कर बाहर आईं। कोमल भी उनमें थी। बाकी अधिकतर मध्यवयस्क और वृद्ध लोग थे, कुछ ही युवा। सभी की नजरें शिवम पर टिक गईं जिनमें जिज्ञासा और अविश्वसनीयता भरी हुई थी। कोमल ने ब्लड जेड स्टार पर हुई हर बात विस्तार से बता दी थी कि शिवम ने अकेले ही ब्लैक ब्लड पैलेस को परास्त कर दिया और क्वाजी एम्परर को क्षण भर में मार गिराया। कोमल ने एक दयालु दिखने वाले वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्रदर, ये हमारे फैक्शन के हेड हैं। हेड। शिवम ने विनम्रता से मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। हेड ने हंसते हुए कहा कि ब्लड जेड स्टार की रक्षा शिवम की सहायता से ही संभव हो पाई और वह गैलेक्सी जिंग की ओर से उसका आभार प्रकट करते हैं। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि उसके पूर्वजों का गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल से पुराना संबंध रहा है, इसलिए वह कभी भी आंखें मूंद कर नहीं देख सकता था।
उसी समय एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी जिसने माहौल बिगाड़ दिया। सभी की नजरें एक युवा तलवारबाज पर टिक गईं जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए था और चेहरे पर घमंड और तीखापन लिए खड़ा था। वह ध्रुव था। कोमल ने ठंडे स्वर में उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है। ध्रुव व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला कि डिवाइन मोनार्क 5वीं अवस्था में कोई कैसे क्वाजी एम्परर को आंख झपकते मार सकता है? क्या वे सब मूर्ख हैं? क्या सभी एल्डर्स और लीडर्स मूर्ख हैं? कोमल ने गुस्से में उसे जवाब दिया कि ब्लड जेड स्टार पर मौजूद सभी लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। लेकिन उसने फिर भी ताने मारे। उसके दिल में जलन और ईर्ष्या थी। वह स्वयं गैलेक्सी जेके का प्रतिभाशाली युवक था और कोमल को पसंद करता था, पर कोमल ने कभी उसे अहमियत नहीं दी। अब जब उसे लगा कि कोमल शिवम की प्रशंसा कर रही है, यहाँ तक कि उसे फैक्शन में बुलाने की बात कर रही है, तो वह भीतर ही भीतर जल उठा। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि कोमल और शिवम के बीच कोई संबंध है, और यह सोचकर वह और भी क्रोधित हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया कि यह लड़का आखिर उसमें ऐसा क्या देख रहा है जो वह स्वयं नहीं है, और वह चाहता था कि शिवम को सबके सामने नीचा दिखाए ताकि कोमल को समझ आए कि असली प्रतिभा कौन है। ध्रुव के शब्दों पर कोमल का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी देह हल्का कांपने लगी और उसने गुस्से से ध्रुव को घूरते हुए कहा कि वह बकवास कर रहा है। लेकिन ध्रुव और उग्र होकर हंस पड़ा। वह बोला कि डिवाइन मोनार्क इतने आसानी से क्वाजी एम्परर को मार दे और ब्लैक ब्लड पैलेस के इतने योद्धाओं को अकेले भगा दे, ये तो कोई मूर्ख भी नहीं मानेगा। तुम इस लड़के को यूं बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश कर रही हो? क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है? वह और अधिक जहरीली हंसी के साथ बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी महिला ऐसी निकलेगी। मैं पहले तुमसे घृणा करता था, अब सच में घृणा होती है। उसकी लगातार होती बदतमीजी के बीच हेड और गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के एल्डर्स सब खामोश रहे। सच कहें तो वे भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोमल जो कह रही थी वह सच है। उनकी दृष्टि में ये सब अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ लगता था। उन्हें लगा था कि ध्रुव इसे परखने की कोशिश करे तो बुरा नहीं होगा। शिवम ये सब ठंडी नज़र से देख रहा था। वह न सिर्फ नाराज नहीं था, बल्कि उसके भीतर हल्की खुशी उठी। ये ध्रुव असल में उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा था। शिवम जानता था कि कोमल की बातों पर यकीन कराना कठिन है, और गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल को वास्तव में प्रभावित करना है तो उसे अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। वह सोच ही रहा था कि कोई बहाना कैसे मिलेगा, और तभी ध्रुव स्वयं आगे आ गया। शिवम जानबूझकर कोमल के बेहद पास जाकर खड़ा हो गया और बहुत अंतरंग स्वर में बोला, सोनम, ये कौन है जो यूं गंदगी उगल रहा है किसी मस्खरे की तरह? कोमल उसके इस अंदाज से एकदम लाल हो गई, एक क्षण के लिए बोलना भूल गई। इस दृश्य ने ध्रुव को और भी पागल कर दिया। उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी, मानो उसका पूरा शरीर ईर्ष्या से फट पड़ेगा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और वह दहाड़ उठा। लड़के, तू क्या बोल रहा है? फिर से बोल। शिवम ने उसे दयासी नज़र से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे कान खराब हैं। यह वाक्य सुनते ही ध्रुव पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। उसका शरीर क्रोध से जलने लगा, हर रोमछिद्र से आगसी उठ रही थी। उसने गर्जना की कि वह आज शिवम को टुकड़ों में कर देगा। वह चिल्लाया कि 5 स्तरीय डिवाइन मोनार्क अगर क्वाजी एम्परर को मार सकता है तो मैं खुद देखता हूं कि यह सच है या नहीं। उसकी शक्ति अचानक विस्फोटित हुई। तलवार ऊर्जा पूरे आकाश में गूंज उठी। उसकी तलवार म्यान से चीख के साथ निकली और वह स्वयं तलवार प्रकाश बनकर अविश्वसनीय गति से शिवम की ओर दौड़ पड़ा। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल में वह भी एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक था। डिवाइन मोनार्क 6th लेवल होने के बावजूद डिवाइन मोनार्क 7th लेवल से लड़ सकता था। वह सोचता था कि डिवाइन मोनार्क 5 स्तरीय द्वारा क्वाजी एम्परर को मारना तो पूरी तरह मजाक है। उसकी तलवार रोशनी शून्य चीरते हुए शिवम के गले के पास पहुंची। हेड और सारे एल्डर्स स्तब्ध होकर देखते रहे। वे ये देखने को तैयार थे कि शिवम इस प्रहार का कैसे सामना करेगा। हेड भी किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने को तैयार था। यदि शिवम खतरे में पड़ता तो वह उसे बचा लेता। आखिर उसे कोमल का मित्र भी माना जा रहा था। वे उसे मरने नहीं दे सकते थे। कोमल भी अपनी सांसें रोककर खड़ी थी जब तलवार शिवम की भौहों की ओर बढ़ी, लेकिन शिवम वहीं खड़ा रहा, अडिग बिना हलचल। हेड निराश होकर सोचने लगा कि लगता है ये सब झूठ ही था। मन में हल्की सी आशा बची थी, लेकिन अब वह भी टूटती नजर आ रही थी। वह शिवम को बचाने के लिए शक्ति जुटाने ही वाला था कि तभी सब कुछ बदल गया। अगले ही क्षण शिवम हिला। उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं। ऐसा लगा मानो धीमे से कर रहा हो, लेकिन गति इतनी तेज थी कि किसी ने ठीक से देखा भी नहीं। ध्रुव की तलवार का प्रकाश उसे छूने से पहले ही शिवम की उंगलियां तलवार के आगे पहुंच गईं।
एक बेहद सहज हरकत में उसने तलवार की नोक 2 उंगलियों के बीच थाम ली। ध्रुव का पूरा शरीर हवा में स्थिर हो गया। तलवार आगे नहीं बढ़ सकी, न वह खुद एक कदम आगे जा सका। पूरा स्थान स्तब्ध हो गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शिवम ध्रुव का पूरा शक्ति हमला इस तरह बस 2 उंगलियों से रोक देगा। ध्रुव की तलवार में उसकी समस्त शक्ति भरी हुई थी। वह शिवम को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन शिवम ने उसकी पूरी ताकत को बिना किसी मेहनत के निगल लिया। ध्रुव टूट गया। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, नहीं, यह असंभव है। उसने पागलों की तरह शक्ति झोंक दी। तलवार में डिवाइन पावर भरकर पूरी ताकत से धक्का देने लगा, लेकिन शिवम की उंगलियां 2 अमर पर्वतों की तरह स्थिर रहीं। तलवार हिली तक नहीं। शिवम ने शांत स्वर में कहा, कचरा। अगले ही पल उसकी उंगलियों में हल्की सी शक्ति फूटी। तलवार कांपी, चरमराहट के साथ टूट गई और उसकी शक्ति तलवार के माध्यम से ध्रुव के शरीर में प्रवाहित हुई। ध्रुव एक तीर की तरह दूर जा गिरा। जमीन पर भारी धमाके के साथ गिरकर खून उगलने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा, पूरी तरह पराजित। यह एक तरफा हार थी, बिना किसी सस्पेंस के। शिवम की शक्ति के सामने ध्रुव बच्चे जैसा था, नाजुक, कमजोर और क्षण भर में चकनाचूर। हेड और सभी एल्डर्स की आंखें चमक उठीं। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि शिवम की शक्ति अत्यंत खतरनाक स्तर की है, कम से कम डिवाइन मोनार्क 7th लेवल से ऊपर। ये रिसोर्स कवेनेंट में अत्यधिक उपयोगी साबित होगा। केवल कोमल ही शांत थी, क्योंकि उसके लिए ये परिणाम बिल्कुल उम्मीद के अनुरूप था। वह जानती थी कि ध्रुव शिवम के सामने कुछ भी नहीं है। तभी एक तेज आवाज गूंजती है। एक मध्यायु तलवारबाज आगे आता है और कहता है, अच्छा, सच में हीरो हो, अब मुझसे भी एक मुकाबला कर लो। एक विशाल कद वाला मध्यायु योद्धा आगे बढ़ा। उसके कदम पड़ते ही एक प्रचंड आभा हवा में फैल गई और वह सीधी शिवम की ओर दबाव बनाती हुई बढ़ी। ये बिना किसी संदेह के एक क्वाजी एम्परर था, गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ, और वह स्पष्ट रूप से शिवम को चुनौती देना चाहता था। हेड ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि जसविंदर, तुम एल्डर हो, अपने जूनियर्स से कैसे भिड़ सकते हो? लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद जानना चाहता था कि क्या शिवम सच में क्वाजी एम्परर स्तर की शक्ति रखता है, इसलिए उसने पूरी तरह रोकने की कोशिश नहीं की। जसविंदर ने झुककर कहा कि वह केवल चर्चा करना चाहता है, मन में कोई बुरा इरादा नहीं, और सिर उठाकर हेड से अनुमति मांगी। हेड ने शिवम की ओर निगाह डाली, जिनमें हल्का संकोच था, लेकिन शिवम ने शांत स्वर में कहा, आने दो, मैं तैयार हूं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। शिवम की यह सहज स्वीकृति, यह आत्मविश्वास, ये शांति, क्या सचमुच उसके पास वह शक्ति थी जिसके बारे में कोमल ने कहा था? ये सवाल हवा में भारी होकर लटकी हुई तलवार जैसा था, लेकिन अधिकांश को अभी भी विश्वास नहीं था कि डिवाइन मोनार्क 5वें स्तर का कोई युवक क्वासी एम्परर से लड़ भी सकता है। जसविंदर भी इस बात को अपने भीतर पूरी तरह नकार चुका था। वह जानता था कि 5वें स्तर के डिवाइन मोनार्क और क्वाजी एम्परर में अकल्पनीय अंतर होता है। इस अंतर को पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने सिर हिलाते हुए अपना मन मजबूत किया और हेड के आश्वासन पर बोला कि वह शिवम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य कुछ और था। वह ध्रुव से गहरे जुड़ा हुआ था और अभी अभी शिवम द्वारा ध्रुव को अपमानित होते देख वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। इसलिए उसने कृत्रिम शांति दिखाते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके हमले में पूरा क्रोध भरा हुआ था। अगले ही क्षण जसविंदर का शरीर पर्वत जैसा भारी होकर आगे बढ़ा, जमीन हिलाई और एक विस्फोटक मुक्का हवा में छोड़ा। उसके मुक्के की शक्ति इतनी तीव्र थी कि हवा चटकने लगी, जैसे शून्य को वह रेशा रेशा कर फाड़ देगा। ध्रुव, जो मुश्किल से होश में लौट गया था, दांत पीसते हुए चिल्ला रहा था कि इसे बर्बाद कर दो, इसे खत्म कर दो। हेड की हथेली पर हल्की सी दिव्य आभा उभर आई थी। वह पूरी तरह तैयार था कि यदि शिवम खतरे में पड़े तो वह तुरंत हस्तक्षेप कर उसे बचा ले। तभी शिवम भी आगे बढ़ा। उसने भी अपने मुक्के से पलटवार किया, लेकिन यह मुक्का जसविंदर के मुक्के से कहीं अधिक भारी, कहीं अधिक खतरनाक था। हवा कांप उठी, आकाश थरथरा गया और एक भयंकर ऊर्जा पूरे पर्वत को निगलने के लिए उफनती हुई फैली। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के एल्डर्स इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वे देख पा रहे थे कि शिवम की शक्ति किसी भी युवा साधक जैसी नहीं थी। ये भयावह थी, अकल्पनीय थी। जसविंदर का चेहरा एकदम बदल गया। उसे अचानक समझ आ गया कि वह एक मूसलाधार शक्ति से टकराने जा रहा है जिसे वह रोक ही नहीं सकता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल अपने मुक्के की बची खुची शक्ति संजोकर प्रतिरोध कर सकता था, और उसने वही किया। फिर दोनों मुक्के टकराए। धमाका इतना भीषण था जैसे 2 सितारे टकराकर फट पड़े हों।
ऊर्जा की एक सुनामी चारों दिशाओं में फैली जिससे पूरा पर्वत हिल उठा, लेकिन उसी क्षण हेड की शांत किंतु अकल्पनीय शक्ति उभरी और उस उफनती ऊर्जा को ऐसे रोक लिया जैसे तेज आंधी को कोई कोमल हवा का झोंका थाम ले। ये देखकर शिवम की आंखें हल्की से कुड़ गईं। ये शक्ति साधारण गॉड एम्परर की शक्ति नहीं थी। हेड निस्संदेह उच्च स्तरीय एम्परर था। वहीं दूसरी ओर जसविंदर की हड्डियां चटकने की आवाज हवा में गूंज उठी। उसका शरीर धड़ाम से पीछे की ओर उछला, कई बार हवा में पलटता हुआ जमीन पर जोर से गिरा। खून उगलते हुए उसकी कोहनी से नीचे की पूरी भुजा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बुरी तरह तड़प रहा था। पूरा मैदान शमशान जैसी खामोशी में डूब गया। हर आंख शिवम पर टिकी रह गई। ये दृश्य किसी ने संभव ही नहीं माना था। शिवम ने एक ही प्रहार में क्वासी एम्परर जसविंदर को ध्वस्त कर दिया था, और खास बात यह थी कि शिवम डिवाइन मोनार्क 5वीं अवस्था पर था। इस एक क्षण ने साबित कर दिया कि कोमल जो कह रही थी वह पूरा सच था। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा। सभी ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। वहीं ध्रुव पूरी तरह टूट चुका था। वह बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि यह सपना है, यह सच नहीं हो सकता, लेकिन उसके घावों से गुजरती हवा लगातार उसे बता रही थी कि यह सपना नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। उसके दिल में चीख उठी, क्यों क्यों? उसे अपने हर एक ताने, हर एक व्यंग्य, हर एक अपमानजनक वाक्य की गूंज अपने कानों में थप्पड़ों की तरह सुनाई दे रही थी। हेड का शरीर हल्का कांप रहा था, लेकिन ये भय का नहीं, उत्साह का कंपन था। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसने मन ही मन कहा कि यदि शिवम को गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लिए रिसोर्स कवर्नेंट में उतारा जाए तो वे वर्षों में पहली बार टॉप 10 तक की यात्रा कर सकते हैं। एक ऐसा कारनामा जो उन्होंने कभी नहीं किया। वो मन ही मन निर्णय कर चुका था, शिवम को किसी भी कीमत पर गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल में रोकना ही होगा। स्पार्कल जिंग्यू ग्रुप की 18 शक्तियों द्वारा आयोजित रिसोर्स कवर्नेंट पूरी तरह शक्ति पर आधारित होता है। जितनी अधिक शक्ति उतना ऊंचा स्थान, और जितना ऊंचा स्थान उतने अधिक और उतने बेहतर संसाधन। और जब किसी शक्ति को श्रेष्ठ संसाधन प्राप्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी मार्शल स्ट्रेंथ और भी सशक्त होती जाती है। यह एक निरंतर लाभकारी चक्र बन जाता है जिसमें मजबूत शक्तियां हर अगले रिसोर्स कवर्नेंट में और ऊपर पहुंचती जाती हैं और भी उच्च संसाधन खींच लेती हैं। इसके विपरीत कमजोर शक्तियां एक दुष्चक्र में गिरती जाती हैं, कमजोरी, कम संसाधन और फिर और अधिक कमजोरी। इसी कारण गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लिए शिवम का मूल्य किसी अमूल्य दिव्य खजाने जैसा था। हेड की हंसी गूंज उठी। वह बोला कि उसने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाएं देखी हैं, पर आज उसे सच में पता चला कि असली प्रतिभा कैसी होती है, असली जीनियस कैसा दिखाई देता है। उसने कहा कि शुभम अर्थात शिवम जैसी प्रतिभा उसने जीवन में कभी नहीं देखी। उसके शब्दों में प्रशंसा भी थी और माहौल को हल्का करने की कोशिश भी। शिवम ने विनम्रता से मुट्ठी बांधी और धन्यवाद दिया। हेड ने उत्साह में कहा कि वह गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल की ओर से शिवम के सम्मान में भोज आयोजित करना चाहता है, लेकिन शिवम ने शांत स्वर में कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए उसे अनुमति लेनी होगी। कोमल के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने जल्दी से पूछा कि ब्रदर आखिर अभी क्यों जा रहे हैं? उसे साफ महसूस हुआ कि यह जरूरी काम महज एक बहाना है। शिवम वास्तव में कुछ बातों से असंतुष्ट है। उसकी नज़र ध्रुव पर गई और उसकी आंखों में तीखा गुस्सा चमका। उसे लगा कि इन कुछ छोटे लोगों की वजह से शिवम रुकना नहीं चाहता। हेड भी बेचैन हो उठा। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसी दानवी प्रतिभा अभी अभी आए और तुरंत चली जाए। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि यदि ब्रदर को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए वह दिल से मदद करेगा। शिवम फिर भी जाने लगा और बोला कि वह अधिक देर नहीं ठहर सकता। ये सुनकर हेड का धैर्य टूटने लगा। उसने जल्दी से पुकारा, ब्रदर एक बात है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनें और यदि संभव हो तो मेरी सहायता करें। अब उसने अपना उद्देश्य छुपाना बंद कर दिया। शिवम ने मासूम सी उलझन के साथ पूछा कि उसे क्यों सहायता की आवश्यकता होगी, जबकि गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल में इतने गॉड एम्परर हैं और वह स्वयं डिवाइन मोनार्क 5वीं अवस्था का मात्र एक जूनियर है। पर भीतर से शिवम बेहद प्रसन्न था। यह वही क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। हेड ने रिसोर्स कवर्नेंट का जिक्र किया और विनम्रता से आग्रह किया कि वह शिवम को गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का फॉरेन एड बनाना चाहता है, ताकि वह उनके साथ रिसोर्स कवर्नेंट में भाग ले और स्कूल को बेहतर रैंक दिलाने में सहायता करे। बदले में गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल कारण परिणाम से कहीं बढ़कर उसे पुरस्कार देगा। शिवम ने गहरी सोच में डूबे होने का अभिनय किया। हेड और एल्डर्स की निगाहें टिकी हुई थीं। वे जानते थे कि शिवम जैसे व्यक्ति पर दबाव डालना असंभव है।
ऐसे प्रतिभाशाली लोग साधारण शक्तियों की पकड़ में नहीं आते। यदि उन्होंने जरा भी जबरदस्ती की तो संभव है कि वे किसी खतरनाक महान शक्ति के क्रोध का शिकार हो जाएं। इसलिए शिवम की मर्जी ही सर्वोपरि थी। आखिर शिवम ने कहा कि वह तो कोमल के सम्मान में सहायता करना चाहता है, परंतु गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते और उसका अपमान करते हैं। वह ऐसी जगह रुककर स्वयं को मुश्किल में डालने का इरादा नहीं रखता। ये सुनते ही सभी समझ गए कि वह ध्रुव और जसविंदर की बात कर रहा है। ध्रुव का चेहरा राख हो गया। हेड की आंखों में बिजली सी चमकी। उसने तुरंत दोनों को डांटते हुए कहा कि वे तुरंत शिवम से माफी मांगें। ये ध्रुव के लिए मौत से कठिन सजा थी। उसका दिल अपमान से जल रहा था, पर वह हेड के आदेश को टाल नहीं सकता था। जसविंदर ने बिना एक शब्द कहे सीधे घुटनों पर गिरकर शिवम को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि यह माफी स्वीकार हो सकती है, परंतु ध्रुव का क्या? ध्रुव के भीतर क्रोध, अपमान और पीड़ा का ज्वालामुखी फटने वाला था, पर अंत में वह भी घुटनों पर गिरा और कलेजा कचोटते हुए शिवम से क्षमा मांगी। शिवम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और हेड की ओर मुड़कर कहा कि वह सहायता करने को तैयार है, लेकिन उसके भी एक शर्त है। हेड की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि चाहे जो भी शर्त हो वह स्वीकार करने के लिए तैयार है। शिवम ने कहा कि इतनी भीड़ में वह अपनी शर्त नहीं बताएगा, उसे किसी शांत स्थान पर ले जाया जाए। सभी को पीछे हटने का आदेश दिया गया और कुछ ही देर में केवल हेड, उसके दो विश्वासपात्र एल्डर्स कोमल और शिवम ही हॉल में शेष बचे। हेड ने सम्मानपूर्वक पूछा कि आखिर शिवम की शर्त क्या है, और शिवम ने बिना किसी घुमाव फिराव के कहा, मुझे एक नई पहचान चाहिए, एक पूर्ण वास्तविक वैध पहचान। हेड और बाकी एल्डर्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये कैसी शर्त थी? शिवम ने शांत स्वर में समझाया कि वह एक दिन हेवनली सुप्रीम बनना चाहता है, लेकिन इन किसी भी हेवनली सुप्रीम की जांच करते समय उसकी जन्म पृष्ठभूमि, वंश, शुरुआती अनुभव और पूरी जीवन कथा की गहन जांच करता है। जबकि शिवम का जन्म किसी गुप्त स्थान में हुआ था और वह पहली बार संसार में अभी दिनों पहले ही निकला है, उसकी पिछली पहचान सचमुच एक खाली कागज की तरह है। इस स्थिति में इनकी जांच में फंसना निश्चित है, इसलिए उसे एक नई पूर्ण वास्तविक पहचान की आवश्यकता है। एक ऐसी पहचान जिसमें उसकी पुरानी जिंदगी की कमी बिल्कुल न दिखे। हेड और एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। ये कारण समझ में आने वाला था। इनकी परीक्षा अत्यंत कठोर होती है। जरा सी भी खामी होने पर हेवनली सुप्रीम बनना नामुमकिन है। शिवम जैसा व्यक्ति भी यदि अपनी पहचान साबित न कर सके तो इतनी शक्ति और प्रतिभा के बावजूद उसकी राह रुक जाएगी। इसलिए एक नकली नहीं, बल्कि एक पूर्ण वास्तविक ठोस पहचान चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था। गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल विशाल था, लेकिन हर डिसाइपल की अपनी सांस, अपनी और सिग्नेचर और अपना सामाजिक संपर्क था। यदि कोई व्यक्ति गिर गया हो और शिवम उसकी जगह ले भी ले तो उसके रिश्तेदार, दोस्त या जानकार तुरंत पहचान सकते थे कि यह व्यक्ति असली नहीं है। और सबसे बड़ा जोखिम, अगर इन्होंने जरा भी जांच की और गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल पर पहचान बदलने का आरोप लगा तो यह एक घातक अपराध माना जाएगा। इसका परिणाम था पूरे सेक्ट का विनाश। ऐसा करना बहुत जोखिम भरा था, परंतु शिवम की ताकत और प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उसे छोड़ना और भी बड़ा नुकसान था। एल्डर्स चिंतित होकर विचार में डूब गए। तभी एक एल्डर, चेतन, ने धीरे से कहा कि उसके पास एक उपाय है। हेड और शिवम की आंखें चमक उठीं। चेतन ने बताया कि गैलेक्सी जेके में एक बाहरी डिसाइपल हुआ करता था। उसका नाम भी संयोग से शुभम ही था। वह अत्यंत कमजोर प्रतिभा वाला, बेहद डरपोक और पूरी तरह गुमनाम रहने वाला युवक था। वह सालों से एकांत में किसी दूरस्थ स्थान पर साधना करता था और पूरे सेक्ट में शायद ही किसी ने उसका नाम सुना हो। कुछ समय पहले वह बाहर अनुभव लेने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, अर्थात वह संभवतः मर चुका है। इस प्रकार शिवम को उसकी पहचान देना सबसे कम जोखिम भरा विकल्प था। ये सुनकर सभी के चेहरों पर राहत की चमक आ गई। फिर एक समस्या उठी। ध्रुव और जसविंदर ने तो शिवम को देख लिया है और आगे परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हेड ने ठंडे स्वर में कहा कि वह दोनों की बातें, यादें और विचारों से शिवम की छवि मिटा देगा। एल्डर्स की चिंता बेकार थी, बाकियों के बारे में वह स्वयं संभाल लेगा। अंततः सबने निर्णय ले लिया। शिवम अब गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के गुमनाम डिसाइपल शुभम का रूप धारण करेगा। चेतन शिवम को शुभम की सारी जानकारी और जीवन विवरण देगा ताकि वह उससे पूरी तरह मेल खा सके। इन सब के बाद शिवम ने आधिकारिक रूप से वादा किया कि वह गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लिए रिसोर्स कवेनेंट में पूर्ण शक्ति से लड़ेगा।
चेतन उसे उस छोटे पर्वत पर ले गया जहां असली शुभम रहा करता था, एक छोटा साधारण तलवारकार का पहाड़ जिसके शीर्ष पर एक बेहद सादा सा आंगन था। चेतन ने बताया कि यहाँ शुभम साधना करता था। वह न प्रतिभाशाली था न सामाजिक, इसलिए पूरे सेक्ट में बहुत ही कम लोग उसे जानते थे। शिवम इस बात से संतुष्ट हुआ, जितना गुमनाम इससे पहले का शुभम था उतना ही यह नई पहचान उसके लिए सुरक्षित थी। चेतन ने कहा कि वह शुभम की सभी सामग्री लेकर आएगा और आधे वर्ष बाद रिसोर्स कवेनेंट शुरू होगा। शिवम उसके यहाँ से जाने के बाद बैठ गया और बोला, पता नहीं इन हेवनली सुप्रीमेस को कब भर्ती करेगा। इन द्वारा हेवनली सुप्रीमेस की भर्ती का कोई निश्चित समय नहीं होता, यह अचानक होता है और उसके अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। शिवम ने अपनी नई पहचान स्वीकारते हुए प्रतीक्षा और साधना शुरू कर दी। उसने अपने हाथ के इशारे से ढेरों जेड चार्म्स निकाले। ये वे सभी सीक्रेट टेक्निक्स थीं जो उसे डार्क शेंगुओं के खजाने से मिली थीं। हर जेड में एक अलग सीक्रेट आर्ट थी। 100 से अधिक तकनीकें थीं, कुछ उसकी सीखी हुई, कुछ पूरी तरह नई। शिवम ने उन्हें एक एक करके जांचा और फिर वह अभ्यास में जुट गया। इन सीक्रेट आर्ट्स को वह रहस्यमय रून्स में परिवर्तित करता और अपनी कोशिकाओं में समाहित कर लेता। इस तरह उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। आधे महीने बाद चेतन शुभम की सारी सामग्री लेकर आया। शिवम ने सब याद करके अपनी पहचान को और मजबूत किया और वह अभ्यास में जुटा रहा। 1 महीने बाद कोमल उसे खोजती हुई आए। कोमल ने उत्साहित स्वर में कहा कि गैलेक्सी जेके अब दूसरे कॉस्मिक फोर्सेस के संसाधन लूटने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रिसोर्स कवेनेंट जितना निकट आता जाता है उतनी ही ज्यादा लूटमार बढ़ती है। हर शक्ति गुप्त रूप से दूसरों की दवाइयों के खेत, धातु की खानें, जेड माइंस और अनगिनत संसाधनों को लूटती है, और वह चाहती थी कि शिवम इस मिशन में उनके साथ चले। उसकी बात सुनते ही शिवम की आंखों में हल्की चमक आई। वह भी इस कार्य में दिलचस्पी लेने लगा। कोमल ने मुस्कुराकर कहा कि डिवाइन एम्परर से नीचे की किसी भी शक्ति के सामने शिवम की ताकत अजेय है। यदि वह उनके साथ हो तो लूटना बेहद आसान होगा। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि उसे इस बार सिर्फ एक चीज चाहिए, एक धातु संसाधन खदान। उसके भीतर रहने वाला बॉल धातु से विकसित होता है और उसकी क्षमताओं का विकास भी धातु पर ही निर्भर करता है। यद्यपि शिवम को डार्क शेंगुओं में असंख्य जादुई हथियार मिले थे, पर बॉल की भूख इतनी भयावह थी कि वे हथियार भी ज्यादा समय तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे। धातु संबंधी संसाधन उसकी साधना के लिए सबसे अधिक लाभकारी थे, इसलिए उसने इसी लक्ष्य का चुनाव किया। कोमल ने कोई आपत्ति नहीं की और तुरंत शिवम को गैलेक्सी जे के मुख्यालय की ओर ले चली। रास्ते में उसने शिवम को एक काली चोगा जैसी रोब पहनाई जिसमें उसका पूरा शरीर ढका जाता था। शिवम ने गहरी सांस लेकर अपनी सारे इंस्क्रिप्शन पावर को कोशिकाओं में दबा दिया ताकि कोई भी उसकी असली कल्टिवेशन को पहचान न सके। इंस्क्रिप्शन शक्ति स्वयं हर कोशिका में घुली होती है और जब वह उसे छिपाना चाहता है तो दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर उसे पहचान नहीं पाता। दोनों एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां पहले से ही सैकड़ों लोग चोगे में खड़े थे। शिवम और कोमल भी भीड़ में घुल मिल गए। आधे घंटे बाद संख्या 500 से ऊपर पहुंच गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी। एक काले चोगे वाला वृद्ध अपनी हुड हटाते हुए बोला कि उनका लक्ष्य इस बार ब्लैक ब्लड पैलेस का पर्पल मून गॉड आयन प्लैनेट है, जहां से वे पर्पल मून गॉड आयन लूटेंगे। यह वृद्ध गैलेक्सी जेके का एक क्वाजी एम्परर था, एक गार्डियन जिसकी आज्ञा पर सैकड़ों कल्टिवेटर्स यस प्रोटेक्टर कहकर झुक गए। आदेश मिलते ही वे सभी वर्म होल के द्वार की ओर उड़ चले। गैलेक्सी जेके जैसे कॉस्मिक लेवल शक्तिशाली संगठन के लिए वर्म होल्स का उपयोग सामान्य बात थी। असंख्य सितारों को आपस में जोड़ते हुए ये वर्म होल्स रेल मार्ग की तरह पूरी आकाशगंगा में फैले हुए थे। कुछ ही क्षणों में वे गैलेक्सी जेके की सीमा से बाहर निकलकर ब्लैक ब्लड पैलेस की सीमा में प्रवेश कर गए। ब्लैक ब्लड पैलेस स्पार्कल स्टार डोमेन ग्रुप की शीर्ष 10 में न सही पर 11वें स्थान पर था। कुल मिलाकर गैलेक्सी जेके से कहीं मजबूत। इन दोनों शक्तियों के बीच वर्षों से गहरी शत्रुता थी और रिसोर्स कवेनेंट नजदीक आने के कारण ये टकराव चरम पर पहुंच चुका था। ब्लैक ब्लड पैलेस पिछली बार ब्लड जेड स्टार पर हमला कर चुका था। यदि शिवम न होता तो कोमल और उसके साथी अब तक मर चुके होते। इसलिए इस बार गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का लक्ष्य था पर्पल मून गॉड आयन प्लैनेट। वे अत्यंत गोपनीय मार्ग से स्टारी स्काई में आगे बढ़ते हुए अंततः जिएक्सिंग पहुंचे, एक रत्न की तरह दमकता हुआ बैंगनी ग्रह जिसके भीतर विशाल पर्पल मून गॉड आयन की खानें थीं। दूर से देखो तो ऐसा लगता था मानो एक चमकता हुआ बैंगनी गोला अंतरिक्ष में तैर रहा हो, अत्यंत आकर्षक, चमकदार और मूल्यवान।
प्रोटेक्टर ने कहा कि उनको सीधे उस हिस्से में घुसना है जहां पर्पल मून गॉड आयन सबसे अधिक मात्रा में है, जो भी जितना लूट लेगा वह उसका होगा। इस नियम को सुनकर 500 कल्टिवेटर्स की आंखों में आग सी चमक उठी, उनके शरीरों में युद्ध उत्साह उबल रहा था। ध्यान से देखने पर पर्पल मून स्टार का हर क्षेत्र बैंगनी था, लेकिन कुछ जगहों की चमक गहरी और अधिक सघन थी। प्रोटेक्टर ने एक बहुत ही चमकीले क्षेत्र की ओर इशारा किया और बताया कि वे वहीं प्रवेश करेंगे। आदेश मिलते ही सैकड़ों काले प्रकाश धाराओं में बदलकर सभी पर्पल मून स्टार की ओर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में करोड़ों मील का रास्ता पार कर ग्रह की सतह पर उतर गए। जैसे ही वे उतरे, ब्लैक ब्लड पैलेस की रक्षा टीम ने उन्हें देख लिया और चीखते हुए पूरे ग्रह में चेतावनी फैला दी, द एनिमी अटैक्ड, समवन इज लूटिंग पर्पल मून गॉड आयन। पर यह सब प्रयास व्यर्थ था। प्रोटेक्टर ने चिल्लाकर आदेश दिया, किल, और स्वयं सबसे आगे जाकर हमला किया। शिवम सहित सब उसके पीछे युद्ध में कूद पड़े। दसियों स्वॉर्ड लाइट्स तेजी से ब्लैक ब्लड पैलेस के रक्षकों पर बरसे और पल भर में पूरे आकाश को रोशन कर दिया। प्रोटेक्टर की तलवार से निकले सैकड़ों प्रकाश किरणें उनके विरोधियों को चीरकर दो हिस्सों में बांटती चली गईं। कुछ ही सांसों में दर्जनों रक्षक मर चुके थे। गैलेक्सी जेके के योद्धाओं ने पर्पल मून आयन माउंटेन्स की ओर दौड़ लगा दी। यह विशाल पर्वतमाला पूरी तरह बैंगनी थी, जिसकी हर परत के नीचे पर्पल मून गॉड आयन के खजाने छिपे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, सैकड़ों ब्लैक ब्लड पैलेस के कल्टिवेटर्स भीतर से बाहर निकल आए, करीब 300 के आसपास। प्रोटेक्टर ने चिल्लाया, चार्ज, और गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल पूरी उग्रता से युद्ध में उतर गया। दोनों पक्षों की टक्कर इतनी भयानक थी कि तलवारों की 500 से अधिक किरणें एक साथ उभरीं। ब्लैक ब्लड पैलेस के कल्टिवेटर्स ने एक साथ अपनी ब्लड मिस्ट सक्रिय कर दी, जिससे आकाश देखते ही देखते एक उबलते हुए रक्तसागर में बदल गया। सैकड़ों स्वॉर्ड लाइट्स उस ब्लड सी पर पड़े, पर ब्लड सी लहराते हुए भी टूटे बिना सब आघात रोक गया। प्रोटेक्टर का चेहरा तुरंत गहरा पड़ गया। कुछ गलत था। इस तरह के अचानक हमले में ब्लैक ब्लड पैलेस की रक्षा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? गैलेक्सी जेके की इस छापामार टीम में केवल एलीट मास्टर्स थे, सभी डिवाइन 6 फोल्ड से ऊपर। ऐसी शक्ति अचानक हमला करे तो ब्लैक ब्लड पैलेस का यहाँ तैनात सामान्य गार्ड दल टिक ही नहीं सकता था। कोमल और अन्य मास्टर्स भी समझ गए कि आज का मुकाबला बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही गलत था। ब्लैक ब्लड पैलेस के पास ढेरों रिसोर्स प्लैनेट्स थे जिन्हें अलग अलग स्थानों पर मास्टर्स की ज़रूरत होती थी, और इसलिए शक्तिशाली लोगों को अलग अलग जगहों पर बांटना पड़ता था। भले ही जिएक सिंह पर सबसे मूल्यवान पर्पल मून गॉड आयन होता था, फिर भी ब्लैक ब्लड पैलेस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे हर जगह बहुत भारी सुरक्षा तैनात कर दें। गैलेक्सी जेके इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिएक सिंह की रक्षा शक्ति को दब जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो हुआ, ब्लैक ब्लड पैलेस ने उनके पहले हमले को इतनी आसानी से रोक लिया, ये स्पष्ट रूप से गलत था, असामान्य था और खतरे की घंटी थी। गैलेक्सी जेके के कई मास्टर्स चिल्ला उठे कि सामने खड़े सभी विरोधी डिवाइन मोनार्क 7 फोल्ड या उससे ऊपर के हैं, पूरी तरह तैयार, संख्या में भी ज्यादा, और स्पष्ट है कि ब्लैक ब्लड पैलेस पहले से ही इस हमले का इंतजार कर रहा था। वे चिल्लाकर पीछे हटने का आदेश देने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पर्पल माउंटेन्स के बीच से ब्लड रोब्स पहने सैकड़ों लोग अचानक उभर आए। उसी समय शिवम और उनकी टीम के पीछे भी वॉइड हलचल कर उठा और ब्लड रोब्स में हजारों लोग ऐसी घनी रेखा में प्रकट हुए कि पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। पलक झपकते ही गैलेक्सी जेके हजारों ब्लैक ब्लड पैलेस सैनिकों से घिर चुका था। हर दिशा से, नीचे की घाटियों से ऊपर के आकाश से, चारों ओर ब्लड कलर्ड प्रभामंडल फैलते हुए। इसी घेराबंदी के बीच एक ठंडी घमंडी हंसी गूंजी। पर्पल माउंटेन की चोटी से एक लाल बालों वाला बूढ़ा आगे आया, जिसकी हर सांस से क्वाजी एम्परर स्तर का भारी दबाव फैल रहा था। उसके आसपास एक से एक शक्तिशाली औरस प्रकट होने लगी। 50 से अधिक क्वाजी एम्परर डीयूजेके के दिलों में ठंड उतर गई। उनके पास केवल दर्जन भर क्वाजी एम्परर्स थे, और यहाँ ब्लैक ब्लड पैलेस के पास 50 से भी ज्यादा। ये लड़ाई सामान्य टकराव नहीं थी, यह एक जाल था। प्रोटेक्टर ने चीखते हुए आकाश की ओर तलवार घुमाई और निकल भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक रक्तरंगीन विशाल हथेली उसकी स्वॉर्ड लाइट पर आकर गिरी और उस पूरे प्रहार को रोक दिया। ब्लैक ब्लड हॉल का एक क्वाजी एम्परर हंसते हुए बोला, आज जाना चाहते हो? मजाक, और प्रोटेक्टर पर सीधे हमला कर बैठा। गैलेक्सी जेके के अन्य मास्टर्स भी जान लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर दिशा से रोका जा रहा था। पर्पल माउंटेन पर मौजूद लाल बालों वाले क्वाजी एम्परर ने आदेश दिया,
सभी मिलकर गैलेक्सी जेके को नष्ट कर दो और पर्पल माउंटेन की चोटी से सैकड़ों ब्लैक ब्लड मास्टर्स हवा में उठकर उन पर टूट पड़े। संख्या शक्ति उन्माद, हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। गैलेक्सी जेके के भीतर भय की सिहरन दौड़ गई। जैसे ही ब्लैक ब्लड पैलेस के ये लोग पास पहुंच जाते पूरा गठन टूट जाएगा और किसी का भी जीना असंभव हो जाएगा। कोमल की नजरें शिवम पर टिकी थीं। उसकी उम्मीद, उसकी आखिरी प्रार्थना अब सिर्फ उसी पर निर्भर थी। स्थिति भयावह थी, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति था जो इस असंभव सी लड़ाई को संभव में बदल सकता था। हालांकि शिवम तो बस कुछ पर्पल मून गॉड आयन लेने आया था, बॉल के लिए राशन। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सा लूट अभियान इतनी भयंकर घात में बदल जाएगा। अब उसके सामने विकल्प ही नहीं बचा था, उसे लड़ना ही था। शिवम ने बस इतना कहा, मुझे संभालने दो, और पर्पल माउंटेन्स से उमड़ते ब्लैक ब्लड पैलेस के सैनिकों की लहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। गैलेक्सी जेके के कुछ मास्टर्स भी उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन अगले ही पल वह दृश्य आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। ब्लैक ब्लड पैलेस की ओर से हजारों हमले, तलवारें, रंगीन तरंगे, भूतिया चीलें, सर्पाकार ब्लड पाइथन, सब एक साथ गैलेक्सी जेके पर बरस पड़े। शिवम ने बस अपनी उंगलियां तलवार की तरह उठाईं और वॉइड में एक रेखा काटी। पलक झपकते ही उसके भीतर समाहित सभी स्वॉर्ड टाइप सीक्रेट टेक्निक्स एक साथ फूट पड़े। सैकड़ों स्वॉर्ड लाइट्स एक ही क्षण में बाहर आए और सामने के ब्लड सी को, पाइथन को, हॉक को, स्वॉर्ड एनर्जी को ऐसे काट दिया जैसे वे धुंध हों। एक झटके में 50 से अधिक ब्लैक ब्लड पैलेस वॉरियर्स गिर पड़े, जिनमें कई 7-फोल्ड और 8-फोल्ड डिवाइन मोनार्क भी शामिल थे। क्वाजी एम्परर ही बस किसी तरह बचकर लड़खड़ाए। गैलेक्सी जेके के लोग स्तब्ध थे। वे मरने के लिए तैयार थे, पर इससे पहले ही उनके सामने खड़े शत्रु खुद ही कागज की तरह कटकर गिरने लगे। शिवम आगे बढ़ता गया। हर वेव में सैकड़ों स्वॉर्ड लाइट्स, हर कदम पर मृत्यु की आंधी। कुछ ही सांसों में 200 से अधिक ब्लैक ब्लड सोल्जर्स उसका शिकार बन चुके थे। अब ब्लैक ब्लड पैलेस पूरी तरह दहशत में था। वे चिल्लाते हुए भागने लगे। उनकी नज़र में ये शक्ति डिवाइन एम्परर से कम नहीं लगती थी। वे पागलों की तरह हवा में भागकर पर्पल मून स्टार छोड़ने लगे। आसमान में फैली लड़ाई अचानक रुक गई। गैलेक्सी जेके और ब्लैक ब्लड पैलेस, दोनों तरफ के सभी वॉरियर्स अवाक खड़े थे। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि डिवाइन मोनार्क 5-फोल्ड का साधक अकेले में इतने क्वाजी एम्परर्स को मार सकता है। ब्लैक ब्लड पैलेस के लोग भय से चीखने लगे। यू वायलेटेड द रूल्स, यू ब्रॉट अ गॉड एम्परर, कोमल ने चिल्लाकर कहा। बकवास, वह डिवाइन मोनार्क है। और तभी शिवम ने कोमल के समर्थन में अपनी डिवाइन मोनार्क लेवल 5 की ऑरा प्रदर्शित की। पूरा युद्ध क्षेत्र हक्का बक्का रह गया। यह असंभव था, अविश्वसनीय था। शिवम ने उसी क्षण कई क्वाजी एम्परर्स को और गिरा दिया। वे समूह में भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। अंततः ब्लैक ब्लड पैलेस पूरी तरह डर गया और चीखते हुए पीछे हट गया। कुछ ही पलों में पर्पल मून स्टार पर ब्लैक ब्लड पैलेस का एक भी आदमी नहीं बचा था। गैलेक्सी जेके के लोग एक दूसरे की ओर देखते रह गए। वे मौत को सामने देखते हुए आए थे, लेकिन एक अकेले आदमी ने पूरा युद्ध पलट दिया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके दल में इतना भयावह योद्धा मौजूद था। गैलेक्सी जेके के सभी लोग अब अपनी आंखें शिवम पर टिकाए हुए थे। उनकी निगाहों में सवाल, संदेह और अनकही जिज्ञासा भरी हुई थी। कोई उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई यह अनुमान लगा रहा था कि क्या वह उनके संप्रदाय का कोई छुपा हुआ बड़ा मास्टर है। कोई सोचे कि शायद कोई पुराना राक्षसी स्तर का प्रतिभाशाली जिसने वर्षों से खुद को दुनिया की नजरों से छिपा रखा हो। डिवाइन किंग 5-फोल्ड की साधना पर इतना विचित्र विशाल युद्ध कौशल, ये सामान्य बात नहीं थी। गैलेक्सी जेके की युवा पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं था। तो क्या ये कोई पुराना ओल्ड मॉन्स्टर था जो पहले कभी किसी सीमा पर अटक गया और अब गहरे वर्षों की साधना के बाद अपनी तकनीकों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा चुका था। एंशंट यूनिवर्स में ऐसे दुर्लभ प्रतिभाएं होती थीं जिनकी मूल प्रतिभा अद्भुत हो, पर कोई छोटी सी रुकावट उन्हें रेल्म ब्रेक थ्रू से रोक दे और वे उसी रेल्म में रहकर अपनी कला, सीक्रेट टेक्निक्स, ओरिजिनल स्किल्स और डिवाइन पावर को पूरा जीवन घोटते रहें। ऐसे लोग कभी कभी अपनी एक ही रेल्म में इतने भयावह हो जाते कि उनकी कॉम्बैट पावर कई रेल्म्स तक छलांग मार सकती है। इसलिए अधिकतर लोग यही सोचने लगे कि शायद शिवम कोई ऐसा ही पुराना दैत्य है, किसी प्राचीन युग का छुपा प्रतिभाशाली। शिवम ने किसी की परवाह नहीं की। ब्लैक ब्लड पैलेस के भागते ही वह सीधे पर्पल माउंटेन की तरफ उड़ गया। पर्पल मून स्टार के इन पहाड़ों के भीतर कई खदानें थीं। वह तुरंत एक खदान में घुस गया और गहराई में जाकर दीवारों पर चमकते पर्पल मून गॉड आयन को देखने लगा। वो मुस्कुराया, बॉल जितना खाना है खा ले।
उसकी हथेली से बॉल बाहर निकला, उसका शरीर बड़ा होने लगा और उसने पूरे जोश से पर्पल मून आयन को निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में दीवार में एक विशाल छेद बन गया। बॉल उत्साह में बोला, नीचे और भी स्वादिष्ट है, और सीधा धरती को चीरते हुए नीचे की ओर खाने लगा। शिवम उसके पीछे पीछे उस 10,000 मीटर गहरी सुरंग में उतरता गया जिसे बॉल ने कुछ ही मिनटों में खा डाला था। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, पर्पल मून आयन की शुद्धता बढ़ती गई। अब एक साधारण पत्थर को उंगली से तोड़ो तो उसके भीतर 50% से अधिक शुद्ध पर्पल मून गॉड आयन निकला आता था। शिवम ने अपनी वो नाइफ से इन धातुओं को काटकूट कर स्टोरेज रिंग में भरना शुरू किया ताकि बाद में बॉल को देता रहे। बॉल खुशी खुशी अनगिनत टन धातु निगल रहा था। इस तरह 3 दिन बीत गए। बॉल ने पता नहीं कितना पर्पल मून आयन खा लिया और शिवम ने भी बहुत कुछ जमा कर लिया। अचानक बॉल ने उत्साहित स्वर में चिल्लाया, बेबी बेबी मिला। उसकी बॉडी से कई वॉक नीव्स बाहर निकली और वह तेजी से खोदने लगा। कुछ ही पलों बाद उसके सामने एक पानी के टैंक जितना बड़ा चमकदार बैंगनी धातु का टुकड़ा आया। शिवम की आंखें चमक उठी। जीयू आयन मदर, यह वही धातु थी जो लाखों टन पर्पल मून आयन में से शायद एक बार बनती है, जिसकी कीमत सामान्य पर्पल मून आयन से 10,000 गुना अधिक होती है। इससे एम्पर लेवल से भी आगे की आर्टिफैक्ट्स बनाई जा सकती थी। बॉल उसे पूरा निगलने वाला था, लेकिन शिवम ने कहा, रुको, मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ देना। उसने अपनी तलवार से बड़ी मेहनत से उस धातु का एक बड़ा हिस्सा काटा और रिंग में रख लिया। बाकी बॉल ने खुशी से निगल लिया। शिवम ने पूछा, बॉल, इससे तुम एम्परर रेल्म तक पहुंच सकते हो? बॉल खुशी से बोला, एब्सोल्युटली, ये साधना वृद्धि के लिए अद्भुत ऊर्जा थी। उन्होंने आसपास और जीयू आयन मदर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन और कुछ नहीं मिला। तभी कोमल ने संदेश भेजा कि अब लौटना होगा। वे 3 दिन से यहाँ लूटपाट कर रहे थे और अब ब्लैक ब्लड पैलेस किसी भी समय गॉड रेल्म एक्सपर्ट्स तक भेज सकता था। शिवम ने बॉल को ब्रेसलेट बनाकर अपनी कलाई में लगा लिया और बाहर निकल आया। ऊपर सभी गैलेक्सी जेके के लोग इकट्ठे हो चुके थे। वे अभी भी शिवम को आश्चर्य और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। सभी मिलकर पर्पल मून स्टार को छोड़कर गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल लौट आए। लौटते ही शिवम वापस अपने निवास में चला गया। अब गैलेक्सी जे के अन्य ग्रहों पर भी लूटपाट भेजने वाला था, लेकिन शिवम ने निर्णय किया कि वह अब अकेले अभ्यास करेगा। उसके पास ढेरों सीक्रेट टेक्निक्स थीं और रिसोर्स कवेनेंट में कम समय बचा था। अगले कई महीनों तक वह रिट्रीट में डूबा रहा और दिन तेजी से बीत गए। आधा वर्ष बीतते ही रिसोर्स कवेनेंट का समय आ पहुंचा। एक दिन गैलेक्सी जेके के हेडमास्टर ने उसे बुलाया। शिवम सबसे ऊंचे स्वॉर्ड पीक वाले स्क्वायर पर पहुंचा। वहां पहले से कई युवा कल्टिवेटर्स मौजूद थे। कोमल ने उसे आते ही हाथ हिलाकर बुलाया। उसके पास खड़े दर्जन भर युवक युवतियां गैलेक्सी जेके की युवा पीढ़ी के सबसे दमदार प्रतिभाशाली थे। ध्रुव भी उनमें था, लेकिन वह शिवम को पहचान नहीं पाया क्योंकि उसके दिमाग से शिवम की सारी यादें हेडमास्टर ने मिटा दी थीं। शिवम ने पूछा, क्या रिसोर्स कवेनेंट शुरू हो रहा है? कोमल ने कहा, हाँ, ये हमारी युवा पीढ़ी के सबसे टॉप जीनियसेस हैं। शिवम ने देखा, 4 डिवाइन मोनार्क 6 फोल्ड और एक डिवाइन मोनार्क 7 फोल्ड गर्व से खड़े थे। वे सब शिवम की कल्टिवेशन देखकर हैरान थे। डिवाइन किंग 5 फोल्ड। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई हिडन डिसाइपल है जिसे सेक्ट ने गुप्त तौर पर प्रशिक्षित किया है। तभी हॉल से एक और समूह बाहर आया। 5 और युवक युवतियां अत्यंत घमंडी, सिर ऊंचे, आंखों में अहंकार, और उनके पीछे हेडमास्टर तथा कई एल्डर्स चलते हुए। लग रहा था कि गैलेक्सी जेके की पूरी शक्ति अब रिसोर्स कवेनेंट के लिए इकट्ठी हो रही थी। शिवम ने जब उन 5 युवा पुरुषों और स्त्रियों को देखा जिन्हें हेड कासिम और एल्डर्स स्वयं साथ लेकर आए थे, तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये लोग कौन हैं? जवाब देने से पहले ही डिवाइन मोनार्क 7 फोल्ड का युवा अश्विन ठंडी निगाह डालते हुए बोला, बेवकूफ़ी से मत बोलो। अगर जानकारी नहीं है तो मुंह बंद रखो, वरना किसी बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। ये 5 लोग तुम्हारे जैसे साधारण डिसाइपल्स नहीं, ये फॉरेन एड हैं, हंग्री पीपल्स लिस्ट में दर्ज उन शक्तिशाली जातियों के एरोगेंट जीनियसेस जिनकी रैंकिंग टॉप 3000 के भीतर है। शिवम बस हल्के स्वर में बोला, ओ फॉरेन एड, और उसके बाद उसने अश्विन की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। अश्विन की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। गैलेक्सी के युवा पीढ़ी के नंबर 1 जीनियस को अगर कोई अनदेखा करे तो वह उसे अपमान मानता था। उसे लगा शिवम ने उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। फिर भी हाँ और यान नामक उन विदेशी प्रतिभाओं को देखते ही अश्विन का स्वभाव पल भर में बदल गया। वह दास जैसा झुकता, मुस्कुराता, चापलूसी करता खड़ा हो गया। लेकिन 5 फॉरेन एड एरोगेंसिस ने उसे हल्की उदासीन नज़र से देखा और सम्मान का तो नाम तक नहीं लिया।
ये दृश्य देखकर कोमल के चेहरे पर घृणा फैल गई। व्हाट अ शेम। गैलेक्सी जेके के गर्व अश्विन की यह दयनीय हरकत पूरे संप्रदाय की प्रतिष्ठा का अपमान थी। हेडमास्टर भी अब सहन नहीं पाए और बोले, अश्विन पीछे हटो। मगर अश्विन अपने भ्रम में डूबा रहा। उसे लगा यही अवसर है इन सुप्रीम जीनियसेस से दोस्ती करने का, इसलिए वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। फिर हेड कासिम ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और घोषणा की, 3 दिन बाद रिसोर्स कवेनेंट होगा। हर फोर्स 16 जीनियस भेजेगी। गैलेक्सी जेके की ओर से तुम सब चुने गए हो। हमारी आने वाली दशकों की प्रगति इसी कवेनेंट पर निर्भर है। पूरी शक्ति लगा देना। गैलेक्सी जेके के सभी युवा डिसाइपल्स ने एक स्वर में जवाब दिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पर पांचों फॉरेन एड एरोगेंसर्स बस हल्की मुस्कान और घमंड भरी नजर से देखते रहे। उनकी दृष्टि में गैलेक्सी जेके का भरोसा तो उन्हीं पर है, ये स्थानीय डिसाइपल्स तो बस नाम भर के हैं। हैंगक्सिंग नामक ग्रह पर रिसोर्स कवेनेंट होने वाला था। वहां एक विशाल अलायंस सिटी था जहां सभी कॉस्मिक लेवल फोर्सेस इकट्ठा होती थीं। उस समृद्ध शहर में पहुंचकर शिवम और कोमल घूमने निकले, पर लौटते समय उन्हें रास्ता रोककर खड़ा कर दिया गया। पांचों फॉरेन एड जीनियस सामने खड़े थे। अब तक शिवम जान चुका था कि 2 सेक्रेड हार्ट जाति से हैं जिनकी रैंकिंग एंशंट वंश लिस्ट में 1790 है, और 3 पर्पल आइड गोल्डन गूस ट्राइब से हैं जिनकी रैंकिंग 1930 है। ये सभी जातियां हजारों वर्षों से प्रतिष्ठित, शक्तिशाली और जन्मजात मजबूत प्रतिभाओं से भरी हुई थीं। उनमें से एक सेक्रेड हार्ट का क्वाजी एम्परर जैक कोमल को देखकर आंखों में लालसा भरी चमक ले आया। गर्ल कोमल, क्या संयोग है, हम पीने खाने जा रहे हैं, साथ चलोगी? उसकी अभद्र और लालची आंखें कोमल की सुंदरता और उसके वीरतापूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए घूरने लगीं। कोमल असहज हो गई और बोली, माफ करना, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। जो कि स्पष्ट रूप से बहाना था। गॉड रेल्म की कल्टिवेटर भला कैसे थक सकती है? जैक का चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। उसके साथ ही सेक्रेड हार्ट का एरोगेंट युवक गरजा, हम मूर्ख हैं क्या? ब्रदर तुम्हें बुला रहा है, ये तुम्हें सम्मान दे रहा है। तुम्हारा हेडमास्टर तक हमारे सामने झुककर बोलता है और तुम मना कर रही हो। कोमल का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि इन विदेशी प्रतिभाओं से उलझना खतरनाक है, लेकिन जैक के असली मकसद समझकर उसके साथ जाना मौत को बुलाने जैसा था। तभी शिवम आगे आया और बोला, क्षमा कर, 2 लड़की मेरे साथ डिनर करने के लिए मान तो गया है, तुम लोग लेट हो गए हो। एक पल में पांचों फॉरेन एड एरोगेंसर्स की ठंडी धातु जैसी निगाहें शिवम की ओर मुड़ गईं, घृणा, चेतावनी और अपमान से भरी हुई। एक सेक्रेड हार्ट एरोगेंट गरजा, बॉय क्या तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं, हटो रास्ते से। लेकिन इस बार भी शिवम उनके अस्तित्व की ओर देखने के लायक नहीं समझा। वह कोमल की तरफ देखकर बोला, कोमल गर्ल, चलो, मैं आज तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा। कोमल इस अनदेखी सुरक्षा और साहस से स्तब्ध रह गई। वह तुरंत शिवम के साथ चल पड़ी। पीछे सेक्रेड हार्ट का एक युवक क्रोध में उबल उठा, लड़के तुम मर गए, और उसकी मर्डरस और शिवम की ओर लपकी। पर शिवम की आंखें आइस की तरह ठंडी हो गईं और वह प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि अचानक एक तेज आकृति बीच में आकर उतर गई। हेडमास्टर, हेड कासिम, सब लोग शांत हो जाओ। हेडमास्टर ने तुरंत उन पांचों एरोगेंसेस को रोका। सेक्रेड हार्ट का जैक अब भी ठंडी हंसी के साथ बोला, मास्टर, आपका शिष्य बहुत ही दुस्साहसी है, जरा भी इज्जत नहीं। हेडमास्टर भीतर ही भीतर तड़प उठा। रिसोर्स कवेनेंट शुरू होने से पहले ही शिवम और जैक का टकराव एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। दोनों को नाराज करना वह बिल्कुल नहीं चाहता था। जैक सेक्रेड हार्ट क्लैन से आने वाला वह भयानक प्रतिभाशाली युवक एंशंट वंश लिस्ट में 1790 रैंक वाली अत्यंत शक्तिशाली जाति का सदस्य था। उसका कल्टिवेशन पहले ही क्वाजी एम्पायर स्तर तक पहुंच चुका था और उसकी युद्ध क्षमता इतनी प्रबल थी कि सामान्य क्वाजी एम्पायर्स भी उससे भय खाते थे। उसे गैलेक्सी जेके तक लाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी, इसलिए जैक स्वभाव से घमंडी था, लेकिन फिर भी वह किसी को यूं ही अपमानित करने का साहस नहीं करता था। लेकिन शिवम, वह एक ऐसा प्रतिभाशाली राक्षस था जिसकी असली शक्ति समझ पाना किसी के भी लिए कठिन था। डिवाइन मोनार्क 5 फोल्ड होने के बावजूद वह आसानी से क्वाजी एम्परर को हरा देता था। ऐसी दैवी प्रतिभा, ऐसा रूपांतरण, उसके पीछे कैसी शक्ति, कैसी पृष्ठभूमि छिपी है, इसका अंदाजा तक लगाना असंभव था। रिसोर्स कवेनेंट जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में ऐसे व्यक्ति को नाराज करना तो और भी बड़ा जोखिम था। यही बात हेड कासिम भी समझते थे, इसलिए स्थिति बेहद असहज हो गई। अंततः हेड कासिम ने स्वयं आगे बढ़कर कहा,
मास्टर जैक, क्या आप बूढ़े आदमी की एक बात मानकर आज की बात को यहीं समाप्त नहीं कर देंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से आपको क्षमा याचना के रूप में एक उपहार भी दूंगा। और उन्होंने सम्मानपूर्वक मुट्ठी बांधकर जैक को झुककर अभिवादन किया। जैक की आंखें सिकुड़ गईं। गैलेक्सी जेके का प्रमुख, एक डिवाइन मोनार्क 5 फोल्ड जैसे युवक के लिए उससे क्षमा मांग रहा था। इससे तो साफ था कि हेड कासिम किसी गुप्त कारण से शिवम को बचा रहे थे। जैक के मन में तुरंत विचार आया, क्या ये बूढ़ा आदमी उस लड़के का कोई रिश्तेदार है या वह लड़का इसी का कोई गुप्त शिष्य है? वरना एक साधारण डिसाइपल के लिए ये प्रमुख इतना क्यों झुकेगा? जैक कभी सोच भी नहीं सकता था कि शिवम की अपनी क्षमता इतनी भयावह है कि कोई भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। वह समझ ही नहीं पाया कि हेड कासिम शिवम की प्रतिभा से डरते नहीं बल्कि भविष्य के लिए सम्मान करते हैं। जैक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, चूंकि हेड कासिम स्वयं कह रहे हैं तो आज की बात यहीं समाप्त। लेकिन अपने डिसाइपल को समझा दें, अधिक घमंड और आंखों में दूसरों को न समझने की आदत उसे भविष्य में एंशंट यूनिवर्स में चलने नहीं देगी। ये कहकर जैक ने हम्फ किया, अपनी आस्तीन झटक कर मुड़ा और जाते जाते शिवम पर इतनी ठंडी दृष्टि डाली कि जैसे किसी शिकार को चिन्हित कर रहा हो। उसके पीछे उसके सभी साथी भी चले गए। शिवम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यदि वह सच में लड़ना चाहे तो क्या जैक जैसा टॉप जीनियस भी उसके सामने टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति ऐसी थी कि उसका डर किसी भी सीमित प्रतिभा को महसूस हो जाता। हेड कासिम को प्रणाम करके शिवम शांत भाव से अपने निवास की ओर लौट गया। अगले दिन अलायंस टाउन के मध्य स्थित विशाल चौक में भीड़ उमड़ पड़ी। यह स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की 18 कॉस्मिक शक्तियों के बीच रिसोर्स कवेनेंट का दिन था। असंख्य छोटी शक्तियां भी दर्शक बनने आई थीं। चौक के ऊपर सफेद जेट की सीटों की 18 पंक्तियां आकाश में लटकी थीं। हर क्षेत्र एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शिवम और गैलेक्सी जेके के अन्य लोग हेड कासिम के साथ अपने क्षेत्र की सीटों पर बैठे। इतनी ऊंचाई से नीचे फैले समुद्र जैसी भीड़ और विशाल ऊर्जा तरंगें एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। हेड कासिम के पास बैठे एक एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है हर शक्ति ने इस बार बेहद भयानक फॉरेन एड बुलाए हैं। सभी एल्डर्स के चेहरे गंभीर थे। वे आसपास के सभी युवाओं को देख रहे थे। कई की आभा रक्तरेखा और जीवन शक्ति देखकर तुरंत पता चल जाता था कि वे भी किसी बड़ी शक्तिशाली जाति के आमंत्रित जीनियस हैं। एक एल्डर ने गहरी सांस ली, कुछ शक्तियों ने तो टॉप 100 जातियों के जीनियस तक बुला लिए हैं। सुना है उनमें से कुछ क्वाजी एम्पायर होने के बावजूद गॉड एम्परर से लड़ सकते हैं। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। दूसरा एल्डर बोला, हमें टॉप फोर्सेस की चिंता नहीं, हमें सिर्फ ब्लैक ब्लड पैलेस और व्हाइट विच चर्च का फॉरेन एड जानना है। गैलेक्सी जेके का लक्ष्य सिर्फ टॉप 10 में पहुंचना था। टॉप 10 में आए तो उत्तम रिसोर्स प्लैनेट्स मिलेंगे और आने वाले वर्षों में संप्रदाय की कुल शक्ति बढ़ेगी। इसलिए उनका ध्यान प्रतिद्वंद्वी शक्तियों पर था, न कि उन अत्यधिक शक्तिशाली दिग्गजों पर जो पहले से ही सर्वोच्च स्थान ले लेते हैं। दूर उत्तर की दिशा में फायर रिलीजन का क्षेत्र था। स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की निर्विवाद प्रथम शक्ति। उनके डिसाइपल सफेद जेट की सीटों पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे थे और इस आत्मविश्वास का कारण भी था। इस बार वे जैक ट्राइब के जीनियस को आमंत्रित करके लाए थे। जैक ट्राइब एंशंट वंश लिस्ट में रैंक 99 और उनका आमंत्रित जीनियस इतना भयानक कि क्वाजी एम्पायर होकर भी गॉड एम्परर से लड़ सकता था। उनका पहला स्थान लगभग सुनिश्चित था। तभी अचानक फायर के लीडर को एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता है। लीडर का चेहरा बदल जाता है। वह खड़ा हो जाता है, एल्डर्स को बुलाता है और तुरंत उड़कर दूर चला जाता है। सभी शक्तियां चकित रह जाती हैं। ऐसा क्या हुआ कि फायर जैसा दिग्गज भी भागकर किसी को मिलने जा रहा है? कुछ समय बाद वे लौटते हैं और उनके साथ 3 रहस्यमयी व्यक्ति आते हैं। एक सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर सफेद घूंघट और उसके पीछे 2 काले वस्त्रधारी। इतने रहस्यमय कि दैरवी सम्राट स्तर के लोग भी अपनी चेतना भेजकर उनका कल्टिवेशन जानना चाहें तो एक शक्तिशाली बाधा उन्हें रोक देती है। लीडर स्वयं उस महिला के आधे पीछे सम्मानपूर्वक चल रहा था। ये दृश्य देखकर सभी शक्तियों के लोग स्तब्ध रह गए। कौन है ये स्त्री? क्या वो शीर्ष जाति की कोई प्रिंसेस है या कोई अदृश्य दैवी स्तर का अस्तित्व? जो भी थी, उसका आगमन रिसोर्स कवेनेंट के माहौल को पूरी तरह बदल चुका था। फिर फायर लीडर आकाश में उठकर बोला, रिसोर्स कवेनेंट, अब मैं प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, अब जब सब आ चुके हैं तो रिसोर्स कवेनेंट को आधिकारिक रूप से आरंभ किया जाए। मास्टर फायर की आवाज पूरे आकाश मंच पर गूंज उठी। उन्होंने बिना समय गंवाए नियम घोषित किए। नियम तो सभी को पता ही होंगे।
पहले की तरह हर शक्ति कुल 6 प्रतिभागियों को भेजेगी। प्रतियोगिता 2 राउंड में होगी और कुल अंक प्रणाली पर आधारित होगी। दोनों राउंड के बाद जिस शक्ति के सबसे अधिक अंक होंगे वही प्रथम स्थान पाएगी और बाकी रैंक उसके बाद अंकों के अनुसार तय होंगे। उन्होंने आगे कहा, पहला राउंड टीम बैटल है लेकिन टीम युद्ध नहीं। पूरी टीम एक फॉर्मेशन स्पेस में प्रवेश करेगी जहां उन्हें जंगली पशुओं का शिकार करना होगा और क्रिस्टल न्यूक्लियाई प्राप्त करने होंगे। दूसरा राउंड पारंपरिक रिंग बैटल है। चिट्ठी निकालकर 2 पक्षों का आमना सामना होगा और अंकों का योग कुल रैंक तय करेगा। अब जिन लोगों ने भाग लेना है वे आगे आए, हमें उनका विवरण दर्ज करना है। सारी शक्तियों के युवा उठे और आगे आए। एक छह प्रतिभागी, कहीं घमंड से भरे चेहरे, कहीं शांत और गहरी आंखें। शिवम, कोमल और गैलेक्सी जेके के अन्य युवा भी सहजता से आगे बढ़े। सामने खड़े ब्लैक ब्लड पैलेस के जीनियस ने उन्हें देखते ही उपहास भरी नजरें डालीं। एक ने तिरस्कार से कहा, अरे गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल भी डिवाइन 5 फोल्ड जैसे लोगों को भेज रहा है, इनके पास आदमी ही नहीं बचा क्या? दूसरा बोला, इनके पास एरोगेंस कितने हैं और वे किसे फॉरेन एड बुला सकते हैं, सच में हास्यास्पद। एक और ने हंसते हुए कहा, सुना है गैलेक्सी जेके इस बार टॉप 10 में घुसने का सपना देख रहा है। ऐसी शक्ति के साथ मूर्खों जैसा ख्वाब मत देखें। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि कई लोग सुनकर हंस पड़े। कई शक्तियों ने शिवम को घूरा। डिवाइन मोनार्क 5 फोल्ड सच में बहुत कमजोर दिखता था। गैलेक्सी जेके के युवाओं के चेहरों पर शर्म और क्रोध दोनों थे। अश्विन ने तो हद ही कर दी, पता नहीं प्रमुख क्या सोच रहे हैं, इस बेकार को भी टीम में रख लिया, हमारी बदकिस्मती। दूसरे कई युवक तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन शिवम पूरी तरह शांत रहा, क्योंकि यह सब वह जानबूझकर होने दे रहा था। उसने अपनी असली ऑरा को छिपाकर सिर्फ डिवाइन मोनार्क 5 फोल्ड की सांसें छोड़ रखी थीं। वह चाहता था कि लोग उसे कम आंकें, क्योंकि शुरुआत में जितना साधारण दिखेगा बाद में उतना ही कम निशाना बनेगा। मास्टर फायर ने जेड कार्ड निकाला और सभी प्रतिभागियों पर प्रकाश डाला। उनकी ब्रेथ रिकॉर्ड हो गई ताकि प्रतियोगिता के दौरान व्यक्ति बदलना असंभव हो जाए। फिर उन्होंने हाथ उठाए। आकाश में 18 चमकते अरे कार्ड्स उभरे। हर कार्ड एक दिशा में रुक गया और उसके केंद्र में एक काला भंवर खुल गया, फॉर्मेशन स्पेसेस के प्रवेश द्वार। अच्छा, अब पहला राउंड शुरू। हर शक्ति अपने फॉर्मेशन स्पेस में प्रवेश करेगी। हर संरचना समान है और उनके भीतर के जंगली पशु भी एक सी शक्ति वाले। आपका लक्ष्य है जंगली पशुओं का शिकार करना और उनके क्रिस्टल न्यूक्लियाई निकालकर बाहर लाना। लेकिन ध्यान दें, हर पशु के पास न्यूक्लियस नहीं होता। वास्तव में न्यूक्लियस बहुत कम मिलते हैं। 3 प्रकार के हैं, काला न्यूक्लियस, 1 अंक सुनहरा न्यूक्लियस, 100 अंक समय सीमा। 3 दिन बाद आप अपने आप बाहर आ जाएंगे और कुल अंक गिने जाएंगे। अब अंदर जाओ। 18 शक्तियों के सभी युवा तेजी से अपने अपने वॉर्टेक्स में घुसे और पलक झपकते ही गायब हो गए। शिवम और कोमल भी वॉर्टेक्स में उतरकर एक नए संसार में पहुंचे। शिवम एक विस्तृत समतल क्षेत्र में प्रकट हुआ। उसके आसपास कोमल, अश्विन, ध्रुव और फॉरेन एड जैक आदि मौजूद थे। सब साथ इकट्ठे हुए। एक डिसाइपल ने पूछा, अब क्या करें, किस दिशा में जाएं? जंगली पशु तो कई होंगे लेकिन न्यूक्लियाई कम मिलेंगे, योजना बनानी होगी। जैक ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, योजना बहुत सरल है, सब अलग अलग हो जाओ। कोमल भड़क उठी, अलग होना? प्रमुख ने कहा था कि यहाँ के जंगली पशु बहुत तेज हैं, हमें मिलकर ही शिकार करना चाहिए। अलग अलग होंगे तो एफिशिएंसी बहुत घट जाएगी। जैक हंस पड़ा, तुम्हारी ताकत देखकर साथ काम करना, तुम्हारी धीमी गति से तो सिर्फ बाधा ही बनेगी, समझी? कोमल का चेहरा लाल हो गया। अश्विन भी जैक की चमचागिरी में कूद पड़ा। हाँ बिल्कुल, खासकर शुभम, इसकी कल्टीवेशन इतनी कम है कि यह हमारे साथ चलकर सिर्फ बोझ बनेगा, इसे अकेले रहने दो। फिर जैक के सामने झुककर बोला, हाँ जैक्सन, मेरा सुझाव है बाकी लोग आपके साथ चलें और सिर्फ शुभम को अलग किया जाए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैक हंसा, ठीक है शुभम, तुम अकेले रहो। कोमल चौंकी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेफर्ड की शक्ति हमें चाहिए। जैक और अश्विन दोनों ठहाका मारकर हंसे। उसकी शक्ति डिवाइन मोनार्क 5 फोल्ड, हा हा हा। शिवम ने शांत आवाज में कहा, कोमल गर्ल, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काम कर लूंगा। कोमल उसकी ओर बढ़ी, ब्रदर मैं आपके साथ चलूंगी। जैक की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। वह गर्जा, नहीं तुम हमारे साथ चलोगी, इस बार मैं कैप्टन हूँ। उसके भीतर अभी भी वह क्रोध था। कल कोमल ने उसके साथ भोजन से इनकार किया था और शिवम के साथ चली गई थी। आज फिर कोमल शिवम का साथ चाहती थी।
ये जैक को जलाने के लिए काफ़ी था। जैक सोच रहा था, शिवम यह मेरे बराबर क्या है, मैं सेक्रेड हार्ट क्लैन का जीनियस हूँ। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के एपिसोड 1 अभी आ रहा है, बाकी दूसरा और तीसरा एपिसोड 10 बजे के करीब आएंगे और बाकी नई स्टोरी पर वर्क स्टार्ट है और बाकी स्टोरी भी आएंगी, अपलोड होंगी। अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाहर भी काम चल रहा था, तो हाँ लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा।